हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कौन से पाचक अंग के द्वारा पाचक अंग में कौन सा ग्रंथि होती है और कौन सी ग्रंथि के द्वारा किस एंजाइम का सिक्रीशन किया जाता है और उन एंजाइम का काम क्या है। तो पहला पाचक अंग है मुख। मुख में के द्वारा लाल ग्रंथि पाई जाती है इसमें, जिसके द्वारा लाल रस यानी कि पाचक रस लार का सिक्रीशन किया जाता है। यह क्षारीय प्रकृति की होती है जिसमें टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसका कार्य होता है स्टार्च को शुगर में या माल्टोज में बदलना। दूसरा होगा आमाशय। आमाशय के द्वारा जठर रस का सिक्रीशन किया जाता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन केसिनोजेन को केसीन में परिवर्तित करती है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करती है। लाइपेज वसा का हाइड्रोलिसिस करती है। नेक्स्ट है एक यकृत। यकृत में पित्तरस का संश्लेषण होता है। यह क्षारीय प्रकृति की होती है। यकृत में किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाया जाता है। जो पित्तरस होता है यह वसा का एमल्सीकरण करता है। नेक्स्ट होगा अग्नाशय। अग्नाशय में अग्नाशयी रस का स्राव किया जाता है। यह भी क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होती है। अग्नाशय के लाइपेज के द्वारा वसा का वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में परिवर्तित किया जाता है। एमाइलेज के द्वारा स्टार्च का शर्करा या माल्टोज में परिवर्तित किया जाता है और ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन या पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित किया जाता है। छोटी आंत में आंतरिक रस का स्राव होता है। यह भी क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें इरेप्सिन, सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं यानी कि आंतरिक रस में। और इरेप्सिन का काम प्रोटीन को अमीनो एसिड में, सुक्रेज का काम सुक्रोज को ग्लूकोज में, लैक्टेज का काम लैक्टेज को ग्लूकोज में और माल्टेज का काम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करना होता है। ये रही पाचक अंग, उनके द्वारा स्रावित रस और उसमें पाए जाने वाले एंजाइम और उनका कार्य। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन। जान लेते हैं पहले पाचन क्या है। खनिज खाद्य पदार्थों का उनके मूल अवयवों में टूटकर शरीर की कोशिकाओं द्वारा उनका अवशोषण पाचन की क्रिया कहलाती है। पाचन की क्रिया के लिए मनुष्यों में वेल डेवलप्ड या विकसित तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कह लेते हैं। तो भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में अपघटित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। इस क्रिया को क्रियान्वित करने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कह लेते हैं। मनुष्य में पाचन तंत्र के अंतर्गत प्रक्रियाएं होती हैं 5 प्रकार की। पहला अंतर्ग्रहण प्रक्रिया, इसके अंतर्गत भोज्य पदार्थों को शरीर तक पहुंचाया जाता है। दूसरा पाचन, इसमें जटिल और अघुलनशील खाद्य पदार्थों को घुलनशील और सरल पदार्थों में बदला जाता है। नेक्स्ट है अवशोषण। तो पचित भोज्य पदार्थों को रुधिर की कोशिका तक पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। या कह सकते हैं कि भोजन का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण रुधिर में होता है। नेक्स्ट है स्वांगीकरण की क्रिया या एसिमिलेशन। इसमें अवशोषित भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक फैलाया जाता है और अंगों की कोशिका के जीवद्रव्य तक बचे हुए भोजन को पहुंचाना एसिमिलेशन कहलाता है। यानी कह सकते हैं जो एसिमिलेशन होता है वह कोशिका के जीवद्रव्य में संपन्न होता है। बहिक्षेपण की क्रिया में अपचित भोज्य पदार्थ या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर किया जाता है। अब मनुष्य में जो पाचन होता है यह एक नाल में संपन्न होता है जिसे आहार नाल कह लेते हैं। ये आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल
मुख द्वार से गुदा द्वार तक फैला होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर की होती है। इसका व्यास विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। आहार नाल का पहला भाग मुख होता है, जो 2 मांसल एवं चल होठों के द्वारा घिरा होता है और मुख अंदर की ओर मुख गुहिका में खुलता है। मुख गुहिका की छत को तल को मुख गुहिका की जो छत होती है उसे हम तालु कह लेते हैं, और इसी तालु के कारण ही मुख गुहिका श्वास नली से अलग होती है। बक्कल कैविटी या मुख गुहिका में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा लार का सिक्रीशन किया जाता है, जिसमें एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। यह एंजाइम्स लाइसोजाइम और टाइलिन होता है। जो एंजाइम्स होती हैं यह भोजन की पाचन की क्रिया को तेज कर देती है। एंजाइम्स किसी भी खाद्य पदार्थ या भोजन को पचाने का काम नहीं करती है, यह केवल पाचन क्रिया को तीव्र करती है। तो लार में लाइसोजाइम और टाइलिन पाया जाता है। लाइसोजाइम के द्वारा खाद्य पदार्थ के द्वारा में आए हुए जीवाणु या बैक्टीरिया जो भी होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, और टाइलिन मंड का पाचन करता है। और पाचन की क्रिया बक्कल कैविटी या मुख गुहिका से ही प्रारंभ हो जाती है। मुख गुहिका के आगे ग्रसनी आती है। ग्रसनी एक ऐसा अंग होता है आहार नाल का जहाँ पे कंठ द्वार या श्वास नली और भोजन नली एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। भोजन नली के द्वार को निगल द्वार और श्वास नली के द्वार को कंठ द्वार कहते हैं। यहाँ इनके बीच में एक पत्ती की तरह संरचना पाई जाती है, जिसे एपिग्लॉटिस कह लेते हैं। जब भोजन मुख गुहिका से यानी कि बक्कल कैविटी से ग्रसनी में आती है तो यह एपिग्लॉटिस कंठ द्वार को ढक लेती है, जिसके कारण से जो भोज्य पदार्थ होता है वह कंठ में या श्वास नली में नहीं जाता है। यही ग्रसनी में ही वायु के कंपन के द्वारा मनुष्यों में आवाज़ उत्पन्न होती है, यानी कि हमारी आवाज़ यही ग्रसनी से ही निकलती है। ग्रसनी में जो भोजन होता है वह क्रमाकुंचन और शिथिलन के माध्यम से आगे की ओर बढ़ता है। ग्रसनी आगे की ओर ग्रास नली में खुलती है। ग्रास नली में एक लंबी संरचना होती है। इसकी लंबाई 23 से 27 सेंटीमीटर की होती है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार की ग्रंथि या किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है। यह केवल ग्रसनी को आमाशय से जोड़ने का काम करती है। ग्रास नली में भी भोजन संकुचन और क्रमाकुंचन और शिथिलन के माध्यम से ही बाहर यानी कि आगे की ओर भोजन बढ़ता है। ग्रास नली और आमाशय के बीच में एक वाल्व पाया जाता है, जिसे स्फिंक्टर वाल्व कह लेते हैं। स्फिंक्टर वाल्व एक मिनट, यहाँ पे हम फिर से वापस आते हैं मुख गुहिका में। मुख गुहिका में 2 प्रकार की संरचना पाई जाती है जो बहुत पाचन के लिए महत्वपूर्ण होती है। एक जीभ है, दूसरा दांत। तो जीभ मांसल और चपटी एक मांसल संरचना होती है जिसकी सतह पर स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। जीभ के आगे वाले भाग की स्वाद कणिकाएं मीठा और पिछले भाग वाली कड़वा और दोनों दांत की तरफ या बगल में खट्टे का अनुभव करती हैं। आगे से थोड़े से पीछे थोड़े आगे वाले भाग से थोड़ा पीछे स्वाद कणिकाएं होती हैं जो नमकीन का स्वाद अनुभव करती हैं। और एक और बात है दांत की संरचना में मनुष्यों में 4 प्रकार की दांतें पाई जाती हैं। कृंतक, इंसिजर, यह भोजन को काटने का काम करती है। रदनक, यह चीरने का काम करता है। अग्र चवड़क और चवड़क ये दोनों पीसने का काम करता है। ये है कह ले कि जबड़े के आधे भाग में किस प्रकार का दांत और कितनी संख्या में होता है इसे दर्शाया गया है। तो आगे दोनों इंसीजर होते हैं, फिर कैनाइन होता है एक, फिर 2 प्रीमोलर होते हैं और फिर 3 इसके बाद मोलर होते हैं। यानी कि मनुष्यों का दंत सूत्र होता है 2 1 2 3।
यह केवल एक जबड़े का आधा भाग है। अगर इसे 4 से गुणा कर दिया जाए तो ये 32 हो जाएंगे, यानी कि मनुष्यों में दांतों की संख्या कुल 32 होगी और शिशुओं में दांतों की संख्या 4 होती है। उनमें मोलर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ग्रासनली और आमाशय के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसे स्फिंक्टर वाल्व कहते हैं। और स्फिंक्टर वाल्व ग्रासनली से आमाशय में आए हुए भोजन को वापस ग्रासनली में जाने से रोकता है। आमाशय एक जे आकार की संरचना होती है जो 30 सेंटीमीटर की होती है। इसकी लंबाई। आमाशय के 4 भाग होते हैं। कार्डियक वाले भाग में ही ग्रासनली आके खुलती है। आमाशय के ऊपरी भाग को फंडस कहते हैं और निचली भाग को पाइलोरिक कहते हैं, तब बचे हुए बीच वाले भाग को सेसागर कह लेते हैं। आमाशय में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथि और श्लेष्म ग्रंथि। जठर ग्रंथि के द्वारा जठर रस का स्राव किया जाता है, जिसमें रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं और HCl होता है। यह रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज यह प्रोटीन और वसा के पाचन के लिए सहायक होता है। HCl के माध्यम से HCl की वजह से यहाँ पे जितने भी यहाँ की प्रकृति यानी कि आमाशय की प्रकृति अम्लीय हो जाती है और पाचन के लिए सहायक होती है। श्लेष्म ग्रंथि के द्वारा श्लेष्म रस का स्राव किया जाता है जो आमाशय की दीवारों को HCl के प्रभाव से बचाता है। आमाशय आगे की तरफ छोटी आंत पाई जाती है। यह छोटी आंत आमाशय से जुड़ी हुई होती है। आमाशय के निचले बगल यानी कि सामने की तरफ और दोनों ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक यकृत और यह अग्नाशय। यकृत ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। यह लगभग 1 से 1.5 kg की या किलो की होती है। इसमें पित्त रस का संश्लेषण होता है और इसके द्वारा संश्लेषित पित्त रस को पित्ताशय में संचित किया जाता है या एकत्रित किया जाता है। यह पित्त रस वसा के पाचन के लिए सहायक होता है। यकृत में 2 प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण होता है, कौन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, इन जो रक्त को जमने से रोकता है। लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित भी करता है। दूसरा है अग्नाशय। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसके द्वारा अग्नाशयी रस का स्राव किया जाता है, जिसमें लाइपेज और एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाई जाती है जो वसा, कार्बोहाइड्रेट और शर्करा के पाचन के लिए आवश्यक होता है या सहायक होता है। अब आमाशय आगे की ओर छोटी आंत से जुड़ता है, जहां आमाशय और छोटी आंत के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसे पाइलोरिक वाल्व कह देते हैं। आमाशय में जो भोजन पचता है यहाँ पे भोजन तरल रूप में परिवर्तित होता है जिसे कायम कह लेते हैं। तो आमाशय के आगे जो भोज्य पदार्थ होगा उसको हम कायम कहेंगे, यानी कि भोजन पाइलोरिक वाल्व आमाशय के द्वारा छोटी आंत में आए हुए कायम को वापस आमाशय में जाने से रोकती है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर की होती है और इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर का होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। ग्रहणी वाले भाग में किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाती है। इसमें केवल श्लेष्म का स्राव होता है और पित्त रस यानी यकृत से आने वाला पित्त रस और अग्नाशय से आने वाला अग्नाशयी रस यही छोटी आंत के ग्रहणी में भोजन यानी कि कायम से मिलता है और पाचन की क्रिया को आगे बढ़ाता है। छोटी आंत के मध्यांत्र और शेषांत्र वाले भाग में छोटी संरचना पाई जाती है, जाली की नुमा, जिसे विलाई कह लेते हैं, और इन विलाई के माध्यम से जो आमाशय में
भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ नहीं पचे हुए हैं उनका पाचन और अवशोषण होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया, अवशोषण की क्रिया छोटी आंत में ही होती है। जो भोज्य पदार्थ छोटी आंत में नहीं पचते हैं वह फिर आगे की कहीं पे भी उनका पाचन नहीं होता है। शेषांत्र वाले भाग में ही सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की क्रिया या अवशोषण की क्रिया होती है। छोटी आंत का शेषांत्र भाग बड़ी आंत से मिलता है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर की होती है और इसका डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर का होता है। चूँकि बड़ी आंत का व्यास छोटी आंत के व्यास से बड़ी होती है इसलिए इसको बड़ी आंत और इसको छोटी आंत कहते हैं। छोटी आंत बड़ी आंत के सीकम भाग से मिलती है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, कोलन, सीकम और मलाशय। तो छोटी आंत बड़ी आंत के यानी कि छोटी आंत का शेषांत्र भाग बड़ी आंत के सीकम भाग से मिलता है, जिसके द्वारा अपचित भोज्य पदार्थ या पचित जितने भी अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं वह छोटी आंत से बड़ी आंत में जाते हैं। जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वहाँ पे एक वाल्व पाया जाता है जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं। बड़ी आंत इन्हीं वाल्व के पास ही एक अंगुली की तरह संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स कह लेते हैं। अपेंडिक्स में अगर यह एक अवशेषी अंग होता है जिनका अब कोई भी उपयोग नहीं है। अपेंडिक्स में अगर भोजन के कण चले जाते हैं तो इसमें सूजन हो जाता है जिसे कह लेते हैं अपेंडिसाइटिस। अब जो देख लेते हैं, बड़ी आंत का यह भाग सीकम भाग है, इसके आगे कोलोन होगा। बड़ी आंत का कोलोन भाग सबसे लंबा होता है। जिन भोज्य पदार्थों का अवशोषण, इसमें किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाएगी। इसमें केवल जिनका अवशोषण छोटी आंत में नहीं हो पाया है उनका अवशोषण बस इस वाले भाग में यानी कोलन वाले भाग में होता है। यानी कि बड़ी वाली आंत में किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें केवल छोटी आंत से बचे हुए भोजन का केवल अवशोषण होता है। अवशोषण कोलन आगे की तरफ मलाशय से जुड़ी होती है। मलाशय एक पतली नलिका होती है जो पीछे की तरफ एक वृत्ताकार संरचना पाई जाती है, जिसे या फिर कह सकते हैं कि मलाशय का अंतिम भाग जो होता है वह वृत्ताकार होता है और उसे गुदानाल कह लेते हैं। और इसी गुदानाल में ही अपचित भोज्य पदार्थ इकट्ठा किया जाता है और गुदाद्वार के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। धन्यवाद।